नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों का। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, एब्सोल्युटली फैबुलस, फैंटास्टिक। सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, आपका अक्सर कंप्लेन होता है कि सर हमारे लिए कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं होता, हमें सीएस बच्चों के साथ पढ़ा दिया जाता है। नहीं आई, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस कराया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशलिस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स में जितना भी आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, इनडायरेक्ट टैक्स सीएमए वर्कबुक, एवरी सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट, पास्ट टर्म पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, सब कुछ हम लोग क्लासेस में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स विच यू पीपल हैव गिवन अस, एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट मैं आज आपके सामने सेशन 1 लेकर आ रहा हूँ, हमारे सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का वर्कबुक सेशन। एज यू ऑल नो दैट सीएमए इंस्टीट्यूट वर्कबुक निकालता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, एंड वहाँ पे हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चन सेट करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। काफ़ी बार देखा गया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीएमए फाइनल वर्कबुक से करा दिया जाता है। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारा फ्रेश रिकॉर्डिंग क्लासेस अभी ऑलरेडी चालू है, आप सब देख रहे हो। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे क्लासेस के साथ साथ मैं सीएमए वर्कबुक भी आप लोगों को करा रहा हूँ। ये मैं जितने भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे यूट्यूब फैमिली है, वो सारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप आराम से देखो, आप कहीं से भी क्लासेस की हो, डज नॉट मैटर, बट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना मत भूलना सर। क्योंकि क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में एक लेवल तक हमको समझ में सब कुछ आता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन वी एक्चुअली प्रैक्टिस देन वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व द सम, हाउ टू अप्लाई द प्रोविजन इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव एंड डेफिनेटली सी दिस सेशंस एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। ठीक है, तो चलिए सर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन अपना होने वाला है सीएमए इंस्टीट्यूट का जो वर्कबुक है, सेशन नंबर 1। एंड आज मैं स्टडी नोट 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 आपको मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं कि ये जो वर्कबुक है एग्जैक्टली सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से लिया गया है। लेटेस्ट अभी अप्रैल 2021 में ताजा 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 एडिशन इसको इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, अपडेट किया है विद ऑल दी आंसर्स विच माइट बी मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है पिछले टर्म से इंस्टीट्यूट ने इस बार नए क्वेश्चंस ऐड भी किए हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस को इन्होंने रिमूव भी किया। तो सर आइए फ्रेश आपके साथ डिस्कस किया जाए इनडायरेक्ट टैक्स का वर्कबुक सेशन नंबर 1। एंड जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप भी ये पूरा क्लासेस देखिए। आपको ये क्लासेस हम रेगुलर बैच के साथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं से भी ऐसा नहीं हो कि यूट्यूब से कुछ देखना पड़े, कुछ आपको अलग से वीडियो मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरा कंप्लीट पैकेज, जो भी क्लासेस आप बुक कर रहे हो, फटाफट आप उसी में देख रहे हो। ठीक है, और आपको एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी जानना है तो प्लीज फटाफट स्टिकर को देख लो, और हमारे यूट्यूब चैनल में अगर आप देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट चेक कर लेना। चलिए सर, जीएसटी का स्टडी नोट नंबर 1, 2 एंड 3 अपने आज जो करने वाले हैं गाइज, अपने सेशन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, अपने ये करने वाले स्टडी नोट 1, 2 एंड 3। आज का अपना मुद्दा रहेगा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी एंड रीडिंग द रेशियो। ये पूरा इंस्टीट्यूट के मैट के हिसाब से आपका लाइन किया गया है, इंस्टीट्यूट ही इसको पब्लिश किया है, तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। ठीक है, एज यू ऑल नो कि आपका जो सीएमए फाइनल का जो स्टडी आई मीन क्वेश्चन पैटर्न है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एमसीक्यू पैटर्न में 2 मार्क्स ईच आता है। वहां पे यू हैव टू गिव द रीजनिंग, यू हैव टू गिव द रीजनिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑफ ईच एंड एवरी आंसर, आपको रीजन देना पड़ता है। तो एमसीक्यू हद तक सीएमए फाइनल में अभी भी नहीं हटा है, कुछ हद तक सीएमए फाइनल में एमसीक्यूज है। तो इंस्टीट्यूट ने भी आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने भी आपको फुल ऑन एमसीक्यू का लिस्ट दिया है। और मैं भी क्लास में साथ साथ कराते ही रहता हूँ, और आपको पास्ट टर्म पेपर्स भी कराते ही रहता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होगा। फटाफट सर, चूज द कलेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन। सी आई नो यहाँ पे मार्क किया हुआ है बोल्ड, बट प्लीज आप उस चीज को नजरअंदाज कर दीजिएगा। ठीक है, आप अगर अपने खुद ऑनेस्ट होना चाहिए, आप खुद से सोचिए कि आप भी वही आंसर देते क्या अगर ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज इसको तो हटाया नहीं जा सकता, इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही दिया है आपको। ठीक है, खैर सर हम डिस्कस करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कशन करना, बिकॉज घर पे तो आप लोग ऐसे करोगे नहीं, मैं क्लास में साथ साथ करा दूंगा तो आपके लिए ईजी होगा। तो जीएसटी इज वॉट, जीएसटी इज वॉट अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सोर्स बेस्ड टैक्स, पर्सन बेस्ड टैक्स, ये तो इंटर में पढ़ते आ रहे हैं। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं अपने उसको। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज आउटसाइड जीएसटी, सेक्शन 9(2) में पढ़ाया गया था। डीपी पैन आपको 5 प्रोडक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था। ठीक है, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम क्रूड। तो इसमें मिल्क, मेडिसिन, ये तो जीएसटी में आएगा ही सर। कौन आउट ऑफ जीएसटी? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जीएसटी के एम्बिट से बाहर है।
द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर रेफर्ड टू इन। एक्टिविटीज जो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता है विदाउट सीइंग यू कैन सी सर शेड्यूल 1 में तो नहीं हो सकता क्योंकि शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन बोलता है, शेड्यूल 3 में नहीं हो सकता क्योंकि शेड्यूल 3 एग्जैक्टली ऑपोजिट बोलता है कि एक्टिविटीज विच इज ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये पक्का पक्का शेड्यूल 2 ही होगा, विच इज करेक्ट आंसर बी। गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग डैश इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सर यहाँ पे आपको याद होगा शेड्यूल 1 में अपने पढ़े थे, शेड्यूल 1 में पैरा 2 में पढ़े थे, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस इफ मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट एनी कंसिडरेशन विल बी ट्रीटेड टू बी एज अ सप्लाई। और रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में आपको पढ़ाया गया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड होते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड टू बी अ सप्लाई, एक एक्सेप्शन है। तो आपसे पूछ लिया कि कितने तक के गिफ्ट्स आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन, एंड दैट विल बी नॉट बी ट्रीटेड टू बी एज अ सप्लाई, इट इज 50,000। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सेक्शन 8 आपको पढ़ाया गया था। कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है? अ सप्लाई मेड बाय एनी पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ व्हिच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। एक ये ऑप्शन है। दूसरा, सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ व्हिच आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट लाइन था कि एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, वो कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, जॉइंट में सप्लाई किए जाते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगेन एन इंपॉर्टेंट लाइन, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजंक्शन फॉर अ सिंगल प्राइस। ये तो मिक्स सप्लाई होता है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं होता है। और नॉन ऑफ, तो करेक्ट आंसर क्या है सर? बी है। देख के लग रहा है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर इन कंजंक्शन विच ईच अदर हो रहा है एंड मोर ओवर इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो करेक्ट आपका मीनिंग क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाई का बी नंबर ही मीनिंग होगा, ठीक है ना सर। नेक्स्ट, सेम चीज मिक्स सप्लाई के लिए पूछ लिया, मैंने आपको बोला ना मिक्स सप्लाई के लिए क्या होता है? मिक्स सप्लाई के लिए सर वन ऑफ दिस नॉट अ प्रिंसिपल सप्लाई, मिक्स सप्लाई इज फॉर अ सिंगल प्राइस एंड द सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो देखते ही नो है सर, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन सेकंड पॉइंट देखिए, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ मेड इन कंजंक्शन विच ईदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द कैच, फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। ये आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस के साथ ये नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बिकॉज ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, icmi.in में जाकर आप इसको प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट सर, आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई विच ऑफ देम इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो पहला देखिए, गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर ए, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर ए। गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। आपको बताना इसमें से कौन सा कॉम्पोजिट सप्लाई है। तो जो गुड्स आप पैक कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, पैकिंग मटेरियल हो रहा है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है क्या? वेट करिए सर। सप्लाई ऑफ अ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एरेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस फॉर अ सिंगल प्राइस, नहीं, ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, दिस मिक्स सप्लाई। बोथ ऑफ द रॉन्ग, नन ऑफ द अबव रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज आप पैकिंग कर रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो, गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज ऑर्डिनरी सप्लाइड और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन कंजंक्शन विद ईच अदर। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। व्हिच व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई? सर ऑप्शन का दरकार ही नहीं, CGST प्लस SGST, बिकॉज सेक्शन 8 बोलता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, सेम यूटी में है, ठीक है। सो दैट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई और उसमें लेवी होता है CGST, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम GST रेट दैट कैन बी लेविड ऑन एनी प्रोडक्ट और सर्विस? आपको कंबाइंड रेट पूछा है, तो मैक्सिमम कंबाइंड रेट तो IGST एक्ट में लिखा हुआ है 40%। 40% से ज्यादा आप लगा नहीं सकते। बट यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? यहाँ से पूछा है जो लेवी हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी लेविड ऑन एनी प्रोडक्ट, दैट कैन बी लेविड ऑन एनी प्रोडक्ट और सर्विस। लेकिन देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। इन मैक्सिमम रेट दैट कैन बी लेविड, एक ये क्वेश्चन होता है कि एज पर लॉ कितना अलाउड है, और एक क्वेश्चन होता है करेंटली कितना मैक्सिमम चार्जेबल है, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्जेबल तो हमें सब पता है 28% है, बट 40% यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको पता ही चल जाना चाहिए, पूछना चाह रहा है कि कितना चार्जेबल रेट है, ठीक है।
तो मैक्सिमम जीएसटी चार्जेबल रेट 28% है, उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, बट एज पर लॉ 40% परमिटेड है। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन, सर ये तो क्लियर है ना, तो शेड्यूल 3 सप्लाई है सर, आपको ऑप्शन का ही दरकार नहीं है, जिस लेवल पे आपको पढ़ा दिया गया है ना, आपको ऑप्शन का ही दरकार नहीं है, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ट्रीटेड टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड, नॉट ट्रीटेड टू बी अ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी शेड्यूल 3 है। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी। सर ये भी आपको पढ़ा दिया गया, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रेमेटोरियम, मोर्टुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, सब पढ़ा दिया गया, ये भी शेड्यूल 3 सप्लाई है, ये भी सप्लाई ऑफ गुड भी नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस आपको देखने का दरकार ही नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। ये सब कुछ शेड्यूल 2 से आपको पढ़ाया गया था सर, ठीक है। नेक्स्ट, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस जो किसी दूसरे पर्सन के गुड्स में अप्लाई किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। इट्स अ काइंड ऑफ जॉब वर्क विच इज डिफाइंड इन शेड्यूल 2। Which of the following persons can opt for composition scheme, इनमें से कौन है जो composition scheme के लिए ऑप्ट कर सकते हैं? तो देखिए, पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल विद टैक्स, ये अलाउड नहीं है। 10(2) में क्लियर अपने पढ़े थे कि जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते। पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई, ये भी अलाउड नहीं है। पर्सन अफेक्टिंग सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, ये भी अलाउड नहीं है। तो बेसिकली सर कोई अलाउड नहीं है, और आपसे पूछा है कौन अलाउड है, तो नन ऑफ द अबव, आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज नन ऑफ द पर्संस लिस्टेड इन द ऑप्शंस will come under the eligibility criteria as per section 10(2), because all are doing all those things which you should not be, which you are not allowed to perform those supplies, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आ गया सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल टू अंडर जीएसटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू टैक्सेस अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, जो कि एक मैन्युफैक्चरर भी नहीं है और होटलर भी नहीं है, मतलब सर्विस नहीं दे रहा है रेस्टोरेंट का, मैन्युफैक्चर नहीं है, मतलब वो अदर्स है। तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी आपको पढ़ाया गया था। टैक्सेबल सप्लाई वाले टर्नओवर पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। 15 ऑब्जेक्टिव्स अपने फटाफट कर लिए सर, 10 मिनट भी नहीं लगा, 15 ऑब्जेक्टिव्स विद प्रॉपर रीजंस अपने कर लिए। पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है जो आपको मैं करवा रहा हूँ, ये मैं सारा सेशंस लूंगा आपके लिए, हमारे रेगुलर क्लास बच्चों के लिए। जैसे जैसे आपका ब्लॉक्स खत्म होगा, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ चैप्टर्स खत्म होगा, अकॉर्डिंगली जो सीरीज प्लान किया गया इसी तरीके से प्लान किया गया है, ठीक है। कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लस जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली ये क्लासेस का एंजॉय कर सके और उनको एक पर्सनल फीलिंग आए कि नहीं सर हमारे को फोकस वे में सीएमए फाइनल के लिए पढ़ाया जा रहा है, और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सीएमए फाइनल का स्टडी मैट, सीएमए फाइनल का पूरा प्रॉपर वर्कबुक, इनफैक्ट पास्ट टर्म पेपर्स, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड इन दिस, सो आई थिंक यू विल एंजॉय दिस, no problem. Can a registered person opt for composition scheme only for one of आउट ऑफ इस 4 प्लेस ऑफ बिजनेस हैविंग द सेम पैन नंबर? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, खाली एक के लिए कर से बाकी के लिए वो नहीं करे। कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आप पढ़े, हम लोग को पढ़ाए थे कि वो सब के लिए यूनिफॉर्मली रजिस्टर्ड शुड बी फॉर ऑल द पर्संस हैविंग द सेम पैन नंबर, इट फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? नो, ही कैन नॉट ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर वन बिजनेस एंड अदर के लिए वो नहीं करे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर? इनमें से कौन है जो आपके एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में आउट होगा सर, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाईज तो रहेगा ही, एग्जाम सप्लाईज भी रहेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज मतलब सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट लेवेबल, दैट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एंड अपने को एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन में पढ़ाया गया था कि एग्जाम सप्लाई में इनडायरेक्टली नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूडेड होता है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बट जो इनवर्ट सप्लाईज जिसमें रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आपकी आ रही है, तो in that case reverse charge liability अगर आप रिसीव कर रहे हो तो that is not your turnover, although you are paying tax but that will not form part of your turnover, this was excluded from the definition of aggregate turnover। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सब प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेस्ट है। सेल कैन प्रोक्योर्ड बाय ए लिमिटेड फ्रॉम अ ट्रेडर, जीएसटी इज पेबल बाय, कुछ याद आ रहा है? सेल कैन से रिलेटेड आपको पढ़ाया गया था, सेल कैन से आपको पढ़ाया गया था। सेल कैन क्या बोलते हैं आपको यहाँ पर, सेल कैन वाला एक बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रोविजन पढ़ाया था। सेल कैन प्रोक्योर्ड बाय ए लिमिटेड फ्रॉम अ ट्रेडर, जीएसटी इज पेबल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सेक्शन 9(3) में आपको पढ़ाया गया था, सेल कैन अगर परचेज किया जाता है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, आई रिपीट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर अगर परचेज किया जाता है तब रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आएगी, तब रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आएगी, तब रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सेल कैन इज प्रोक्योर्ड बाय ए लिमिटेड फ्रॉम अ ट्रेडर, ठीक है। ट्रेडर से अगर सेल कैन खरीदा जा रहा है तो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कहीं बोली नहीं गई है। सो टू दिस एक्सटेंट ये जो सवाल है इसमें देखिए क्या ऑप्शन है,
ए लिमिटेड, ट्रेडर, बोथ ऑफ द अबव, दैट इज जॉइंट चार्ज एंड नन ऑफ द अबव। तो ये ट्रेडर से खरीद रहा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से रिवर्स चार्ज नहीं आनी चाहिए, और रिवर्स चार्ज अगर नहीं आएगी तो इन दैट केस जीएसटी किस पर लगेगा सर? जो सप्लायर है, जो सप्लायर रजिस्टर्ड है, उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ट्रेडर के ऊपर लायबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडर इज सप्लाइंग, इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। आपको पढ़ाया गया था रेगुलर क्लासेस में कि सेक्शन 9(3) में जो नोटिफाइड गुड्स है, वहां पे जो सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरर है, उनके ऊपर वो जब सप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को, तब जीएसटी लायबिलिटी आती है। बट इन दिस केस ट्रेडर अगर सप्लाई कर रहे हैं तो जीएसटी लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में नहीं आ सकती। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ट्रेडर, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट ने बोला है ए लिमिटेड एज पर सेक्शन 9(3) इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ सिल्क यार्न रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, दस ए लिमिटेड इज लायबल टू पे जीएसटी। When can credit for taxes paid under reverse charge mechanism be taken? कब आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप ले सकते हो? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या आप ले सकते हो? सबसे पहले बात, यस सर, बिकॉज योर इनपुट टैक्स, द टैक्स which you pay under reverse charge, so input tax you can take credit. Same month in which payment of tax has been made, same month in which liability of tax was occurred, either of the above, no credit is available. सबसे पहले सर नो क्रेडिट का तो बात ही नहीं होता। आपको प्रैक्टिकली समझाया गया कि जिस मंथ आप अपना लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हो, ठीक है, कैश बेसिस पे, उसी मंथ आप अपना क्रेडिट में भी उसका बैलेंस ऐड कर लेते हो, बिकॉज यू आर पेइंग इन द सेम मंथ। तो करेक्ट आंसर इज सेम मंथ इन विच यू आर पेइंग द टैक्सेस, यू आर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी टुवर्ड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज द मंथ इन विच यू विल बी एबल टू क्लेम क्रेडिट। Threshold limit of turnover for levy of GST in the case of person exclusively engaged in the supply of goods। जो exclusively supply में engaged है, I repeat, ये आपको anyways registration chapter में पढ़ाया जाएगा। exclusively जो goods के supply में engaged आप inter level पे पढ़ चुके हो कि आपका aggregate turnover will be till 40 lakhs, then you are not liable to take any registration। तो correct answer क्या होगा? 40 lakhs होगा। correct answer क्या होगा? 40 लाख होगा। 40 लाख तक आपको registration लेने की दरकार नहीं है, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर ऑब्जेक्टिव्स। आपको 20 ऑब्जेक्टिव कराया गया है, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव कराया गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूं, बाकी एक बार आपको ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। फंक्शंस ऑफ जीएसटी, यू नो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, अल्टीमेटली इट इज द आईटी विंग। इट फैसिलिटेट्स रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फाइलिंग रिटर्न्स, you know, providing taxpayers profile, providing MIS reports to the government, computation and settlement of IGST calculations, furnishing returns, right? तो ये सारे के सारे फैसिलिटेशंस एक जीएसटी नेटवर्क करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये कुछ फंक्शंस है। नेक्स्ट आइए सर, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। Let's discuss supply. Where services of an architect from outside India are taken by a person for the construction of his residential property in India. एक आर्किटेक्ट इंडिया के बाहर है, मैं सर्विस ले रहा हूं उससे for construction of my property in India, that is residential, means I am taking this service for my business purpose? No, I am taking this service for my own or for my non-business purpose, personal purpose. Is it considered as a supply? पहले आपसे सवाल पूछा क्या सप्लाई है सर? सबसे पहले याद रखिए इंपोर्ट हो रही है सर्विसेज, ओके, यू आर ऑल्सो पेइंग अ कंसिडरेशन, बट इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कुछ ऐसा याद आपको पढ़ाया गया था 7(1)(b) में, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा 7(1)(b) में मैंने आपको पढ़ाया था। दिस विल डेफिनेटली बी कवर्ड इन द स्कोप ऑफ सप्लाई, बिकॉज इट्स एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इट मे और मे नॉट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट इट इज फॉर अ कंसिडरेशन, देन दैट इज व्हाई इट विल बी कवर्ड इन द ambit of supply and it will be taxable. It will be taxable. Next, will a not-for-profit entity be liable to tax if registered under GST on any supplies affected by it? Example, sale of assets received as donation. मतलब बोलना चाह रहा है कि एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उस पर जीएसटी लगेगी? और जो भी वो सप्लाई कर रहा है, से फॉर एग्जांपल एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स जो उन्होंने डोनेशन के तौर पे लिया था, उन्होंने उस एसेट्स को सप्लाई कर दिया, डेफिनेटली सर दे विल ऑल, इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दे आर जस्ट नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, दैट विल नॉट मेक देम नॉट लायबल इन जीएसटी, दे विल बी लायबल फॉर जीएसटी एंड दैट इज द वैल्यू एज पर सेक्शन 15 विच विल बी कैलकुलेटेड एज पर वैल्यू सप्लाई चैप्टर, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जीएसटी में लायबिलिटी है एंड दे विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 15।
Which taxes at the center and the state level were subsumed into GST? आपको बेसिक लेवल में पढ़ा दिया गया, इस तरह के सवाल फाइनल लेवल पे पूछने का कम चांसेस है, बट ठीक है, यू नो ऑल दिस कि सेंट्रल लेवल पे एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सरचार्जेस एंड सेस, स्टेट लेवल पे परचेज टैक्स, लॉक आई मीन स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब पे जीएसटी लगता है, ये सब पे पुराना टैक्सेस नहीं लगता। ठीक है सर, देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया है, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर। वेरी सिंपल, एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है 8 लाख, इंटर स्टेट exempt outward supply है 5 लाख, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स 10 लाख, पेमेंट मेड टू अ जीटीए, मतलब आप एक जीटीए को पेमेंट करो यानी रिवर्स चार्ज लग रहा है आपके ऊपर 80,000, कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब सर क्लियर है सर कि ये तीनों तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे टर्नओवर के पार्ट होंगे, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो चाहे टैक्सेबल हो, बट इनवर्ड सप्लाईज विच यू आर रिसीव्ड एंड विच इज लायबल टू रिवर्स चार्ज दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। तो योर करेक्ट आंसर विल बी अबाउट 23 लाख। एंड अगर आपसे पूछ लिया क्या है जीएसटी में लायबल है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना लिमिट कैलकुलेट करेंगे, आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल लिमिट है। आपके लिए 3 लिमिट हो सकते हैं जीएसटी में, एक होता है 10 लाख, एक होता है 20 एंड एक होता है 40। 40 लाख से एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए, जहां सर्विस आई वहां 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में 10 लाख की लिमिट है। ठीक है, बाद बाकी सब जगह 20 लाख। So in this case nothing has been told you, have just been asked to calculate aggregate turnover, तो आपने aggregate turnover कैलकुलेट करके बता दिया। फिर आपसे पूछा था कि एक theoretical question कि enlist the activities which shall not be considered as supply by way of schedule 3, आपको e magic plus i पढ़ा दिया गया था। employee employer को सर्विस दे रहा है in course of employment, right? member of parliament, member of panchayat, member of state legislative assemblies, all giving services, right, in constitutional capacity। actionable claims other than lottery, betting, gambling, right? funeral services including transportation of deceased, okay? Sale of land and subject to para 5b of schedule 2 sale of building if complete consideration is received after completion certificate or occupation whichever is earlier, then you will definitely come under schedule 3। ठीक है, लास्ट में एनी फीस पेड टू कोर्ट, ट्राइब्यूनल, राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट, वो सारे जीएसटी से बाहर है। फिर इंपोर्ट से रिलेटेड मैंने आपको 3 ट्रांजैक्शन पढ़ाया था, एक हाई सी सेल पढ़ाया था। ठीक है, अगर आप हाई सी सेल कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई पे जीएसटी, वो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 3। अरे याद है तो, ओके। एंड इफ यू आर सप्लाइंग ऑन हाई सी सेल नहीं करा जाएगा। अगर सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया एंड ऑन यू नो once the goods are on high seas, वो अगर ट्रांसफर कर देता है तो नहीं, आपका जीएसटी मतलब सप्लाई में नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, आई होप यू आर विदाउट पर्सन विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, अगर वो गुड्स इंडिया में एंटर नहीं कर रहा है तो सर डेफिनेटली उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सब आपको पढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आइए, आपसे पूछा है वेदर इट इज अ सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट और अ मिक्स सप्लाई, अगेन सेक्शन 8। तो वेदर सप्लाई ऑफ लैपटॉप and a carry case would constitute a composite supply, yes, because predominant element is laptop and carry case is an ancillary supply, so definitely it would cover under the concept of composite supply. Whether supply of repair services of laptop with parts would constitute a composite supply. Now guys, इसमें ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Whether supply of repair services of laptop with parts would constitute a composite supply। देखिए यहाँ पे भी अपने एक सर्कुलर पढ़े थे, अगर आपको याद होगा सप्लाई चैप्टर में, कि जो लैपटॉप की सर्विसेज होती है और जो उसके साथ पार्ट्स, अब सपोज मेरा अगर कोई यू नो आई वांट अ रिपेयर सर्विसेज ऑफ अ लैपटॉप, सो मैं प्रेडोमिनेंट सप्लाई इज रिपेयर, राइट, along with it if some parts are required to change it, then वो पार्ट्स आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट्स एन एक्सिलरी सप्लाई। बट अगेन इट इज सब्जेक्ट टू द फैक्ट दैट इफ द वैल्यू इन द इनवॉइस ऑफ पार्ट्स एंड लैपटॉप सर्विसेज इज शोन सेपरेटली, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी 2 इंडिविजुअल सप्लाईज, तब यहाँ पे आपके कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं आएगा। If it is shown separately, because as per CBSE circular we were informed that if one invoice में 2 separately values are shown for laptop parts as well as for repair services, then you can consider it separate supply. But if it is not shown, price is not bifurcated between the 2 parts and the repair services, then you will consider it to be a composite supply. Which HSN code is to be used in case of composite supply? आपको पता है the supply of the principal supply is considered to be the
code used for comp supply. Which HSN code is to be used in case of mixed supply? It is basically the supply of the goods or services which attracts the highest rate of tax. That will be ultimately the HSN code which will be used for mixed supplies. ठीक है sir? Next. Again a very good sum from exemptions. Okay, if you remember renting of religious places वाला जो अपने exemption पढ़े थे, यही से direct question आया है. Very very good. TPI registered as charitable trust under Income Tax Act has provided the following information with respect to the activities undertaken by it. You are required to compute its value of taxable supply. Number 1, renting of rooms where charges are 400 rupees per day. अगर चार्जेस 400 रुपये पर डे है रेंटिंग ऑफ रूम्स तो अपने को पता है सर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज लिमिट इज 1000 रुपीज. ओके, तो यहाँ जीएसटी नहीं लगने वाला. इट इज एग्जेम्प्ट. विल टेक इट एज एग्जेम्प्ट. रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर 2000 रुपीज पर डे, डेफिनेटली इट इज एक्सीडिंग 1000, तो इट विल बी अ टैक्सेबल सप्लाई. रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल वेयर charges are 22,000 per day. Community hall के लिए limit था 10,000. Definitely it is exceeding 10,000, so it will be taxable. Renting of Kalyan Mandapam मंडप हॉल वेयर चार्जेस आर 6000 पर डे, ये भी इसके लिए लिमिट था 10,000 पर डे एंड यहाँ पे 6000 है, तो इट बिकम्स एग्जेम्प्ट. रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस पर्पस वेयर चार्जेस आर 12,000 पर मंथ. Renting of shops for business purpose where charges are 12,000 per month means it is exceeding 10,000, तो ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. एनीवेज बिजनेस शॉप्स के लिए अपने 10,000 पर मंथ का लिमिट पड़े थे, यहाँ पे 12,000 है, तो दिस विल बिकम टैक्सेबल. रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस पर्पस वेयर चार्जेस आर 6,000 पर मंथ, अगेन इट इज लेस देन 10,000 पर मंथ, तो इट विल बिकम एग्जेम्प्ट. तो टी एंड टी, ये तीन जो सप्लाईज है 6 + 8 + 7, this will become taxable, that is 21 lakhs. Rest all will become exempt supply. What is the difference between reverse charge and 93 and 94? A very good question. You will not expect this in examination, but yes, you should be knowing this. What is the main difference जो अपने regular class में पढ़े थे? Section 93 basically, guys, where government has notified the list of goods and services on which the recipient is liable to pay reverse charge. Apart from other goods, apart from that, no other goods and services will fall under reverse charge. ठीक है, वहां पे आपको नोटिफाइड सप्लाई पढ़ाया गया था. बट इन सेक्शन 94 ऑन अदर हैंड, गवर्नमेंट विल नोटिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु रिसीव्स नोटिफाइड सप्लाईज फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सम स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑन दैट रिवर्स चार्ज विल बी लायबल. मतलब यहाँ पे सर आपको नोटिफाई किया जाता है, कोई भी सप्लाई नोटिफाई किया जा सकता है. रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव कर रहे हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड. But in 93 there is no such rule that supply will be from unregistered to registered. 93 will straight away hit on the point which goods, which services. But 94, unlike that, it will notify a class of registered person who shall be liable to pay tax on reverse charge in respect of specified category of goods and services. Write a brief note on composition scheme. ये तो बेसिक सवाल है, आपको टैक्स रेट्स, कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शन सब बताना था. एनीवेज दिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, खाली इंस्टीट्यूट ने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है. ठीक है, अगेन डिस्कस द जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर क्लासिफिकेशन. सारे रूल्स जो आपको HSN कोड्स इतने सारे रहते हैं जीएसटी में, हाउ यू शुड इंटरप्रेट दैट, ये भी आपको सिखाया जाएगा कमिंग टाइम में कि आपको किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से गुड्स, किस तरीके से सर्विसेज होने चाहिए, किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है कि कौन से HSN कोड में आप फॉलो करेंगे. ठीक है, तो इसका एक रूल्स है. ठीक है, कमिंग क्लासेस में अपने इसको करेंगे. नेक्स्ट सर, ये इस तरह का जो सवाल है, मतलब इतने इजी सवाल है, इंटर लेवल के सवाल है जो फाइनल के भी वर्कबुक में प्रेजेंट किए गए हैं. मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु गुड्स 20,000 या सर्विसेज 20,000 सप्लाइंग टू मिस्टर एम ऑफ महाराष्ट्र विद एन इंटरस्टेट सप्लाई. ओके, यू नीड टू फाइंड द फॉलोइंग टोटल प्राइस. अरे यार 20,000 + 18%, एक क्लास 10 का बच्चा भी इसको बता देगा. ठीक है, 20,000 में आपने 18% जीएसटी चार्ज किया, 3,600. टोटल वैल्यू चार्ज, टोटल प्राइस इज 23,600. इज देयर एनी ऑप्शन फॉर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन टू विथड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम? याद रखिए CMP4 आपको पढ़ाया गया था. विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट वेयर यू आर वारंटिंग सच you have violated any of the conditions, within 7 days you have to file an application in CMP4.
in CMP4, an intimation filed in any one of by any one person in that PAN in that same PAN will be deemed to be filed by all the registered persons in that same PAN. कोई भी एक पर्सन अगर फाइल कर देगा तो सब जगह डीम्ड फाइल मान लिया जाएगा. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जीएसटी काउंसिल. इस तरह के सवाल इंटर लेवल में तो आते थे बट फाइनल लेवल में आने का चांसेस नहीं है. बट ठीक है सर, आपको अंडरस्टैंडिंग तो सब पता ही है, अगर आ भी जाएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे कि जीएसटी काउंसिल बेसिकली पावर इज कमिंग फ्रॉम आर्टिकल 279 ए. जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, उसको उनका पावर है, कॉन्स्टिट्यूट किया था, राइट. वो भी 60 डेज के अंदर अंदर जब से आर्टिकल 279 ए वाज notified. So this is basically GST Council is basically a joint forum by the central government and the state government, and it basically consists of Union Finance Minister as the chairperson, and vice chairperson will be elected or selected amongst the members of the ministers of the state government. And इसमें इनके quorums होते हैं, GST Council के meetings होते हैं. They basically advise or they basically recommend changes in rates of tax, provisions to the government, who ultimately notifies it for the purpose of legislation purpose. ठीक है. तो GST Council basically अलग अलग decisions लेते हैं. threshold limits हुआ, rates हुआ, provisions हुआ, model GST law हुआ, exemptions हुआ, tax rates हुआ, when will this section 9(2) will be ultimately removed. basically कब वो ultimately वो 5 petroleum products पे GST आएगा. this will also be decided by GST Council. तो ये एक open ended question है. ठीक है, आप लिख सकते हो जितना आपका नॉलेज परमिट करता है, फॉर्मली प्रॉपरली आप अपने आंसर्स में इसको प्रेजेंट कर सकते हो. नथिंग रिलेटेड टू, मतलब एक होता है ना कि कोई प्रैक्टिकलिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है. अगेन ये जो सवाल था सीबीएसई सर्कुलर से था. वेदर सप्लाई ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, एनवेलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, कार्टन्स, बॉक्सेस printed with design, logo, name, address, content supplied by the recipient of such supply would constitute supply of goods or supply of services. ठीक है. तो सर यहाँ पे आपको पढ़ा दिया गया था कि ये भी एक सीबीएसई सर्कुलर का पार्ट है. बुक्स, पैम्पलेट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, कार्टन बॉक्सेस प्रिंटेड विद डिजाइन, लोगो, नेम और अदर कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई. अब इसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बताइए ये जो प्रिंटिंग एक्टिविटी हो रही है, क्या इसमें प्रिंसिपल कंटेंट जो है कौन दे रहा है, जिसका प्रिंसिपल कंटेंट है कौन दे रहा है. तो मेरे को ये बताइए इसका जो प्रिंसिपल कंटेंट है कौन दे रहा है. तो सर ये जितने भी प्रिंटेड एनवेलप्स होते हैं, लेटर कार्ड्स होते हैं, प्रिंटेड बॉक्सेस होते हैं, आप खाली एक लोगो डिजाइन दे रहे हो, बट अल्टीमेटली जो मेन चीज है वो तो सप्लायर ही दे रहा है ना, जो आपको एनवेलप प्रिंट करके दे रहा है. सो अल्टीमेटली it belongs to the printer. The predominant element of supplies belongs to a printer, and that is the supply of goods. And supply of printing activity is nothing but ancillary. तो जो मेन है वो goods है, तो अकॉर्डिंगली इसको भी आप क्या बोलोगे, it will constitute supply of goods. ठीक है. आपको इसी तरह का सर्कुलर ऑलरेडी क्लास में करा दिया गया है, आप प्लीज इसको देख लेना. सीबीएसई का सर्कुलर है, डायरेक्ट सवाल इससे आता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि बता ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है. तो ये तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स है, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, कार्टन्स, एनवेलप्स, ये सारे सप्लाई ऑफ गुड्स है. ठीक है, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई इज द content which is supplied by the like physical inputs, which is the paper which belongs to the printer. That's the predominant element, so that will be considered to be the main principal supply of the overall supply, that is paper. Next, whether GST will apply where goods are moved within state from the state of registration to another state for supply on approval basis. सर यहाँ पर भी हम लोग ने पढ़ा था कि where goods which are taken for supply on approval basis can be moved from one place to registered supplier to another place within the same state on a delivery चालान. आपको टैक्स इनवॉइस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा जाएगा कि आप डिलीवरी चालान के थ्रू भी मूवमेंट करा सकते हो अलॉन्ग विद द ई वे बिल. और जब फाइनली ये है थोड़ा इनवॉइस चैप्टर का क्वेश्चन कि जब डिलीवर हो जाएगा गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू मे इशू द इनवॉइस. ठीक है, ऐसे है ये इनवॉइस चैप्टर का क्वेश्चन. वेदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विल बी लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी रेजिम. सर आपको पढ़ाया गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी लायबल टू जीएसटी एज पर शेड्यूल 1 भी आपको पढ़ाया गया था कि पैरा नंबर 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया from his distinct establishment outside India or related persons even without consideration, इसको भी सप्लाई माना जाएगा. तो दो तरह के इंपोर्ट है, दोनों जीएसटी में कवर है. ठीक है ना सर.
Okay, whether supply of goods by principal to agent, yes, it will be, or by agent to is taxable in the absence of consideration, yes, we have already understood. Schedule 1 para number 3, supply of goods by principal to agent or vice versa, okay, that will be deemed to be supply of goods even if it is made without consideration and it is in the course or furtherance of business. With this we complete to our end of the first session today, that we discussed levy and collection of taxes, we discussed general rules of interpretation, and we discussed supply, we discussed to a certain extent exemptions. और next जो अपना सेशन होगा सेक्शन नंबर 2, ये अपने डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, प्लेस ऑफ सप्लाई पे, ठीक है. सो वंस वी कंप्लीट प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेगुलर क्लासेस, we will discuss this entire study note from your institute study mat, time of supply, value supply, place of supply, exclusive classes for CMA final students. I think ज़रूर हमारे डेमो वीडियोस को भी देखिएगा जो हमने यूट्यूब चैनल में पोस्ट किया है, पब्लिश आपके लिए किया है. यू विल डेफिनेटली गेट अ फील ऑफ हाउ रॉ, हाउ बेसिकली वी आर कवरिंग द इंटायर पोर्शन इन आवर क्लासेस. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस क्लास. सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन बटन दबा लीजिए गाइज, ठीक है. बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट सेशन. इसका स्टडी नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, आपको बोल दिया गया इंस्टीट्यूट के स्टडी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में मिल जाएगा आपको. SMA.in में जाके कोर्सेज में जाके फाइनल कोर्स में जाके आपको वर्कबुक सेशंस मिल जाएगा, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.